अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आई होप जिन स्टूडेंट्स के इस बार पेपर हैं, टुडे इज़ सैटरडे 3 ऑफ जून और 5 ऑफ जून को 2023 को पेपर है ऑडिट एंड एश्योरेंस F8 का। और उसी का ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर फॉर द पर्पस के जो स्टूडेंट्स नए आगे एनरोल करवाने लगे हैं उनको समझ आए कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, प्लस वो जो स्टूडेंट्स जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के पीछे थोड़ा सा डरे हुए हैं फॉर जून 2023 अटेम्प्ट जिनका 2 दिन के बाद पेपर है, वो इस रिकॉर्डिंग का कुछ काम कर सके, कुछ उनको फायदा हो सके। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बगैर किसी और डिस्कशन के डायरेक्टली लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स समझने से पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट आर प्रोसीजर्स इटसेल्फ। हम लोग जो ये प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं, ये क्या चीज़ होती है। एज एन ऑडिटर जिन्होंने F8 का कोर्स पढ़ लिया है या जिन्होंने F7 पढ़ लिया है, दे मस्ट नो कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक चीज़ होती है। देर इज समथिंग विच इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है F8 के लिए, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड दूसरी होती है, आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी, और दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन FP। ये दो डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स होती है जिसके ऊपर ऑडिट F8 के एग्जाम के अंदर हम लोग प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं। और ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ठीक बनी है, ये क्या गलत बनी है। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आपको बता देता हूं इसमें बच्चा किस जगह पे मुश्किल का शिकार करता है। मुश्किल का शिकार होता है टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल, या फिर आप कह सकते हो डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ ट्रिपल ए, ऐसे बोला जा सकता है। बट एट द सेम टाइम बच्चे इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझ के या तो इसकी तैयारी नहीं करते, या तो ये समझ लेते कि एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स का आ जाएगा या फिर 5 मार्क्स का आ जाएगा, तो मैं फिर भी पास हो जाऊंगा। बच्चे ये सोच के इसको ज़्यादातर छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं करना। दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ अबाउट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के इतना सा वो पूछ लेगा तो मेरा काम चल जाएगा अगर मैं ना भी करूँ। भाई 10 से 5 मार्क्स लेना पेपर पासिंग के तरफ लेके जाता है आपको। हो सकता है यही 5 या 10 मार्क्स आपको पेपर पास करवाए। मैंने आपको बताया था 15 to 20% आपके F8 के एग्जाम के अंदर जो है ट्रिपल ए, सॉरी डबल ए में, वो ये पूछ रहे होता है। दिस इज नॉट ट्रिपल ए, दिस इज डबल ए, सॉरी इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इतना वो पूछ रहा होता है F8 के अंदर लाजमी। ठीक है। और बच्चों का जो मिथ है कि 10 से 5 मार्क्स के दरमियान में आएगा, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। ज्यादा पूछते हैं वो हमेशा से, प्लस ज्यादा पूछने के साथ साथ इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ये इतना टेक्निकल पोर्शन भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो वेल एंड गुड। और दूसरी चीज ये भी होती है कि आप इनको रट्टा भी लगा सकते हो एज अ साइट ऑफ। अगर आपको लेक्चरर ठीक तरीके से बता देता है हर एक चीज के लिए आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का याद करके जाने हैं, तो आप वहां पे वो रटी रटाई बात भी लिखते हो तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेपर। आते हैं हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरफ। अगेन डायरेक्टली टॉपिक पे मूव करने से पहले आपको बैक एंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होती क्या चीज है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं एग्जांपल भी लेके चलूंगा। हमारे पास, लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चीज आती थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद लीज, उसकी वैल्यू। ये नॉन करंट एसेट्स से फिर आते थे नीचे करंट एसेट्स, जिनमें इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू। फिर इसके बाद आपके पास इन्वेंट्री के बाद आता था रिसीवेबल, उसकी वैल्यू आती थी। फिर रिसीवेबल के पास कैश एंड बैंक, और उसकी वैल्यू आ जाती थी। फिर इसके बाद आपके पास इक्विटी का पोर्शन आता था। इक्विटी में शेयर कैपिटल आता था, उसकी वैल्यू आ जाती थी। प्रीमियम आता था, और उसकी वैल्यू आ जाती थी। फिर नीचे रिटेन अर्निंग्स वगैरह ये सब कुछ जो आती थी। और फर्दर हम लोग मूव करते थे लाइबिलिटीज के पोर्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज आती थी और फिर करंट लाइबिलिटीज आती थी। ये आपकी एक ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्ट्रक्चर होता है हमेशा से। F7 के अंदर आपने यही स्ट्रक्चर पढ़ा है, पूरी जिंदगी आपका एक यही स्ट्रक्चर चलेगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
अब अकॉर्डिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग, जिन बच्चों ने F7 पढ़ लिए या जो F8 इस बार दे रहे हैं या जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए F8 को तैयार करेंगे, दे मस्ट नो कि यार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या जो भी स्टेटमेंट हो, किसी भी किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, वो बनाता कौन है? हु मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सबसे पहला सवाल आपके जहन में आना चाहिए, हु मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली बात यह है कि बनाता कौन है आपके पास, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो F7 में आप किस स्कोप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते थे, दैट आप एक कंपनी हो, आपकी इतने इनकम है, इतने एसेट्स हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लेकर आओ और रिकॉर्ड करो। यानी कि इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने लिए कंपनी खुद से बनाती, या इन शॉर्ट अगर दूसरे लफ्ज में मैं बोलूं, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये जो मैंने द मैनेजमेंट बोला, ये कौन लोग होते हैं? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो कि अपने लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उन्होंने पूरे साल प्रॉफिट्स कमाए, रेवेन्यू कमाया, उन्होंने एसेट्स खरीदे या जो कुछ भी किया, एसेट्स को डिप्रिशिएट किया, ये इन सब कुछ की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर जगह के ऊपर वो लोग रिकॉर्ड करते रहे, और आखिर में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और क्या किया, उसको प्रेजेंट कर दिया टू द यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और उनको प्रेजेंट कर दिया टुवर्ड्स द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई एंड प्रेजेंटेड टू यूजर्स। मैंने अपने F8 के डेमो के अंदर भी ये चीज बताई थी कि यूजर जो होता है ना, अगर उसको खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप दे देते हो ऐसे ही उठा के, यार ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दीज आर माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे कर दो, ये मेरा रेवेन्यू हुआ है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, ये मेरा सब कुछ हुआ है। अब बीइंग इन द राइट माइंड, क्या आपको लगता है कि एक यूजर डायरेक्टली मैनेजमेंट की बनाई हुई चीज के ऊपर रिलाई करके अपनी डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट यानी आप लोग खुद अगर मैनेजमेंट होते तो अपना रेवेन्यू ज्यादा दिखाते, ताकि इन्वेस्टर स्टेक होल्डर का डिसीजन जो है वो बड़ा डिफरेंट हो जाए, डिसीजन चेंज हो जाए इन्वेस्टर का या स्टेक होल्डर का। आप अपने एसेट्स को ज्यादा दिखाते ताकि आप ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ज्यादा डेप्रिसिएशन कम दिखाते ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो सकते। आप ऐसी चीजें तो कर सकते हो ना अपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्यों? क्योंकि आप बना रहे हो। दो नंबरी तो आप कर सकते हो जिस वक्त मर्जी चाहो। अब करो या ना करो, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन यूजर कभी भी अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करेगा, क्योंकि वो शक्की बंदा है। वो कहेगा यार आप ही अपनी कंपनी को चलाते हो, आप ही सारे डिसीजंस लेते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप बनाओगे, तो अपने आप को तो बेहतर तरीके से शो कराने की कोशिश करोगे। आप कभी भी गलत तरीके से तो नहीं शो कराओगे। कोई आपने कोई गलत काम कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, वो तो आप हमें शो ही नहीं कराओगे, वो तो आप छुपा लोगे हमसे। तो ओमिशन और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ओमिशन मीनिंग कि कोई चीज छोड़ दी, फ्रॉड मतलब आपने जानबूझ के कोई चीज ज्यादा या कम दिखाई। ठीक हो गया? ये चीज अगर आपको समझ आती है ना, फिर आप आते हो ऑडिट की तरफ और समझते हो कि व्हाट इज एन ऑडिट। अब यहां से अगर मैं आगे मूव करूं कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, ठीक है, एक कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दिए। अब सवाल ये बनता है कि फिर ऑडिटर का क्या काम है? हाँ भाई, यहां पे आता है ऑडिटर। यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से पहले ऑडिटर ऑडिट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब वो ऑडिट करते हैं तो कैसे करते हैं? प्रोसीजर्स लगा के करते हैं, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके करते हैं, जैसे हम लोग अभी प्रोसीजर्स बनाना सीखेंगे। अच्छा, यहां पे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है जिसकी कीमत है 50,000 रुपीज। प्रॉफिट के नीचे एक्सपेंस, सॉरी, रेवेन्यू के बाद एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 50,000 का। मेरा आपसे सवाल है, आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, नॉट द ऑडिटर, आप किस तरह रिलाई करोगे कि यार ये जो 50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड है, क्या ये ठीक है? क्या ये कम तो नहीं रिकॉर्ड किया गया प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए? इज इट इज इट अंडरस्टेटेड या फिर ओवरस्टेटेड? इस बात का क्या मतलब है कि यूजर होते हुए आप ये सोचोगे अंडरस्टेटेड के कम ना रिकॉर्ड हुआ, वो ओवरस्टेटेड के असलियत से ज्यादा ना रिकॉर्ड हुए। मतलब एक्चुअल अमाउंट, अंडरस्टेटेड का क्या मतलब है और ओवरस्टेटेड का क्या मतलब है? बिलो और अबव द एक्चुअल अमाउंट फॉर बेटर
फॉर बेटर फॉर मैनिपुलेशन कह दो आप। फॉर मैनिपुलेशन कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्चुअल, अब ये मैं डेफिनेशन दे रहा हूं अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड की डेफिनेशन है ये, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। अंडरस्टेटमेंट या ओवरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जब मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी जानबूझ के कम या ज्यादा करती है एक्चुअल अमाउंट से अपनी रिपोर्टिंग अमाउंट को। जैसे कि 50,000 का एक्सपेंस था, हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के, ओरिजिनली एक्सपेंस 1 लाख का था, उन्होंने कम रिकॉर्ड किया यानी कि अंडरस्टेट किया, बिलो रिकॉर्ड किए एक्चुअल अमाउंट से। क्यों? ताकि प्रॉफिट ज्यादा है। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? चेंज करना, गलत तरीके से किसी चीज को मैनिपुलेट करना, झूठ मूठ करके दिखाना, झूठी चीज करके दिखाना, इसका मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है। और अगर मैनेजमेंट अपने एक्सपेंस को जानबूझ के कम दिखा रही, यानी कि वो अंडरस्टेट कर रही है अपने एक्सपेंस को, और अंडरस्टेट कर रही है तो मैनिपुलेशन के लिए कर रही है। ये होता है मतलब अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटमेंट का। कि ओवरस्टेटमेंट का क्या मतलब है या ओवरस्टेटेड अमाउंट का क्या मतलब है? दैट मैं जानबूझ के एक अमाउंट ज्यादा दिखाने की कोशिश करूं। अब इसके पीछे एक सेंस लेकर आने के लिए कि मैनेजमेंट क्यों कम या ज्यादा करके दिखाती है कोई भी अमाउंट, आपको पता होना चाहिए कि हर एक हेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जैसे कि ये पीपीई है, हमने बात की दिस इज पीपी, ये क्यों मैनेजमेंट ओवरस्टेट कर देती है? अपने एसेट्स मैनेजमेंट ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगी ताकि वो बैंक से लोन ज्यादा ले सके। डिप्रिसिएशन अंडरस्टेट करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो क्या है, एक एक्सपेंस है। ये सब कुछ मैनेजमेंट ओवर या अंडरस्टेट कर सकती है जानबूझ के या फिर गलती से, ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें। अब आप एक बच्चे थे, F7 के अंदर आपने कैलकुलेशन करना सीखी, डिफरेंट स्टैंडर्ड सीखे, उसके मुताबिक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी और बनाई फिर पेपर के अंदर जाके। आप जब 10 साल के बाद यही काम कर रहे होगे ना, तो आपको आके कोई बोलेगा, आपका हेड, यार इस बार हमें लोन चाहिए, हम लोगों को एसेट ज्यादा दिखाने हैं। तो आप क्या करोगे? किसी ना किसी तरीके से अपने एसेट्स ज्यादा दिखाने की कोशिश करो, जितने ज्यादा दिखा सको दिखाओ। दिस इज नोन एज मैनिपुलेशन बाय अंडरस्टेटमेंट या फिर ओवरस्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है, वेल एंड गुड, फिर आगे चलते हैं। अब इससे आगे जब आप मूव करते हो तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। जब यहां पे आपने समझ लिया अंडरस्टेटमेंट या ओवरस्टेटमेंट क्या चीज होती है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर इससे आगे आते हैं। अगर फर्दर अब हम लोग मूव करें तो ऑडिट का मेन पर्पस भी यही है। जैसे एग्जांपल लेता हूं अगेन मैं, ये 50,000 के एक्सपेंस की, 50,000 का एक्सपेंस था, ठीक है, 50,000 का एक्सपेंस था। अब इस फिगर के ऊपर कोई रिलाई नहीं कर रहा, ना यूजर रिलाई कर रहा है, ना कोई और बंदा रिलाई कर रहा है कि यार हो सकता है मैनेजमेंट में इसको मैनिपुलेट करके रखा हो, मैनेजमेंट ने इसको क्या करके रखा हो, अंडरस्टेट या ओवरस्टेट किया हो। इस चीज के ऊपर इसलिए कोई भी रिलाई नहीं कर रहा। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है देखता है कि यार ऑडिटर ने ऑडिट ही नहीं किया हुआ, ये तो अपनी मर्जी से बनाया हुआ होगा इन्होंने, तो कोई रिलाई नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे आता है ऑडिटर बीच में, और ऑडिटर आके कहता है कि यार मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करूंगा, मेरी फीस इतनी होगी, और मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दूंगा क्या वो ठीक है या वो गलत है। ठीक हो गया? मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे दूंगा, या तो आपको मेरा ओपिनियन आपको मिल जाएगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या फिर गलत है। और जब ऑडिटर यहाँ पे बीच में आता है ना, तो वो क्या करेगा, वो कैसे वेरीफाई करेगा कि यार ये 50,000 का जो एक्सपेंस इन्होंने रिकॉर्ड किए, क्या ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, कोई चीज मिस तो नहीं की हुई इन्होंने जानबूझ के या गलती से, कोई चीज उन्होंने ज्यादा तो नहीं रिकॉर्ड करती। वो क्या कहता है, वो मैनेजमेंट से कहता है कि अब ऑडिटर ने क्या करना है, बेसिक बैक एंड के डॉक्यूमेंट पे जाना है, जहां से वो एक एविडेंस उठा सके कि यार नहीं, ये 50,000 बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। लोग सवालात पूछ रहे होंगे, लेकिन ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिट करके बताने हैं 50,000 ठीक रिकॉर्ड हुआ है। ये वो कैसे बताएगा? जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट से तो नहीं पूछेगा वो कि यार बताओ क्या ये ठीक है गलत है, मैनेजमेंट तो बोलेगी ठीक है। लेकिन ऑडिटर ने क्या करना है कि उसके बैक एंड का एक डॉक्यूमेंट उठाना है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, अब आप यहां पे अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इफ देर इज एन एक्सपेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इस बात का क्या मतलब है, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो कोई चीज मैनेजमेंट ने खरीदी होगी, कोई एक्सपेंस इनकर किया होगा, कोई दूसरी तीसरी चीज की भी होगी, जिसके अगेंस्ट मुझे कोई एविडेंस मिल जाएगा, कोई एविडेंस मिलेगा जहां से मैं कंफर्म कर सकूं कि ये 50,000 की अमाउंट बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई हुई है। वो एविडेंस मुझे क्या मिलेगा? कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए। हाँ, एक चीज है मेरे जहन में, अगर इन्होंने कोई चीज खरीदी 50,000 की जिसको ये एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जहां से इन्होंने खरीदी वो इनवॉइस तो होगी ना। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, उससे कोई चीज खरीदते हो दुकान वाले से, तो उसको बोलते हो कि यार मुझे इनवॉइस बना के दे दो।
अब 10 साल के बाद अगर आप देखो कि आज से 10 साल मैंने मैंने क्या खर्चा किया था, वो इनवॉइस आपके सामने, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मैंने 50,000 का खर्चा किया था। मैनेजमेंट भी बोले कि 10 महीने पहले हमने ये खर्चा किया है 50,000 का, आप मैनेजमेंट से बोलो इस 50,000 के बैक एंड पे जो इनवॉइस है मुझे वो दे दो। आप इनवॉइस में देखो, इनवॉइस के ऊपर भी लिखा हुआ है 50,000। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि भाई 50,000 का एक्सपेंस हुआ था, मैच हो रहे हैं दोनों आपस में, अमाउंट बिल्कुल ठीक है। दिस इज नोन एज कंडक्टिंग एन ऑडिट, जहां पे आप बेसिक पे जाते हो, बैक एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो फेस पे फिगर्स आ रही है। जैसे आप F7 में पढ़ते थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आया, मेरा वाटर का बिल इतना आया, गैस एंड हीटिंग चार्जेस का बिल इतना आया, सैलरीज मैंने इतनी पे की है। भाई उन सब चीजों के बैक एंड पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एविडेंस पड़ा होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक बिल उठाओ, उसको देख लो, दैट इज योर एविडेंस, और उसको देखो कि क्या असल में वही बिल है जो कि मैनेजमेंट बोल रही है बिल है। F7 में आपने बनानी सीखी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पे आप देखोगे बैक एंड पे जाके कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो किन चीजों को इस्तेमाल होके बन रही है। उस सब कुछ के बैक एंड पे याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है ना, उन सब कुछ के बैक एंड पे क्या होता है, उस सब के बैक एंड पे कोई ना कोई एविडेंस पड़ा हुआ होता है, जिसको आप एज एन ऑडिटर जाके ऑडिट करते हो और कहते हो कि हाँ ये ठीक है, रीजनेबली सब कुछ करेक्ट है। ये रीजनेबली वाली, रीजनेबल अश्योरेंस या रीजनेबली वाला वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आपने डेमो लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा F8 का, F8 का डेमो लेक्चर अभी तक नहीं अगर देखा, इस वीडियो से काफी पहले मेरे ख्याल से मोस्ट रिसेंट वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, आप उस डेमो को देखो, वहां से भी आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस, हम लोग रीजनेबल दे रहे होते हैं आपसे, वहां से भी बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगेन जब आप एनरोल करवाओगे खुद को फॉर द कोर्स, तो वहां पे आपको डेमो पूरे एक लेक्चर पे जब हम लोग चढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग योर एग्जाम। और फिर आप अपने एग्जाम अटेम्प्ट करोगे सितंबर में। अच्छा, आगे आते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि ऑडिट होता क्या है, किया कैसे जाता है, सब कुछ कैसे किया जाता है। आ जाते हैं हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर की मेन मिथ नंबर 1 के ऊपर कि यार हमें सब कुछ रटना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट प्राइम थिंग कि एक स्टूडेंट कहता है यार वी हैव टू लर्न एवरी सिंगल प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर बुक में लिखा है, जो भी प्रोसीजर किट में लिखा हुआ है, हमें उसको याद करना है। और यही चीज एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल लगना शुरू हो देती है। वो ये नहीं देखता कि यार इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर बनाना इज लाइक अ गेम, नॉट एन एक्चुअल लर्निंग थिंग। प्रोसीजर बनाना एक गेम है। अगर आप इस गेम को शुरू से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ना, बाय द टाइम आपका पेपर आएगा, आप फर पेपर में प्रोसीजर्स बना के लिखते रहोगे। आपने हो सकता है शायद बुक भी ना पढ़ी हो, लेकिन प्रोसीजर्स आपको बनाने आ जाएंगे। अगर मैं आगे हूँ आपको प्रोसीजर बनाने का तरीका आप सिखाऊं, जो मेन टॉपिक है, फिर हम लोग किट की तरफ मूव करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बगैर बुक को देखे, बगैर किसी चीज को देखे प्रोसीजर्स बनाना देखते हैं कैसे बनाए हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपको प्रोसीजर्स बनाने के लिए ना कुछ चीजें जहन में रखनी होंगी हमेशा से। सबसे पहली चीज, व्हाट इज एन एविडेंस। अगर आपको पता है एविडेंस क्या है, आपको कहां से आप उस चीज का सबूत मिल सकता है, तो फिर आप प्रोसीजर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोसीजर क्या था मेरे पास अभी इस इनवॉइस के ऊपर जो मैंने प्रोसीजर बनाया, ये एक प्रोसीजर ही था। मैंने एक एविडेंस उठाया, एविडेंस को जाके देखा और मैच कर लिया कि अमाउंट्स दोनों ठीक है, एक दूसरे से मैच करती है, तो बिल्कुल ठीक था। अब अगर इंग्लिश में लिखूंगा ये प्रोसीजर कैसे लिखूंगा, obtain the invoice behind the expense and compare the amount of the invoice and the expense recorded by the management। मेरा प्रोसीजर बन गया। ये मेरा प्रोसीजर था ना, मेरा प्रोसीजर बन गया सीधा सीधा ना। तो क्वेश्चन इसके पहली चीज, हर चीज का एक एविडेंस होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हर चीज के पीछे एविडेंस होता है, और वो एविडेंस कितने टाइप के हो सकते हैं याद रखना। F8 के लिए भी और ट्रिपल ए के लिए भी, जब हम लोग ट्रिपल ए भी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी मैं आपको यही वाला सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि देर इज अ मेमोनिक विच इज नोन एज डाटा थ्री। एविडेंस कितने टाइप का हो सकता है, किस तरह के एविडेंस हो सकते हैं, उसके लिए आपने एविडेंस को नहीं याद रखना, आपने याद रखना है डाटा थ्री। दैट्स इट। अगर आपको डाटा थ्री याद है तो आपको ये याद होगा कि पहला डी जो स्टार्ट होता था वो किस चीज के लिए था, डायरेक्टर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, सॉरी। पहला डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स। दूसरा ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को। फिर तीसरा डी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टर्स को। फिर उसके बाद जो आखिरी है ए, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। फिर फाइनली थ्री किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पार्टी।
ये होते हैं आपके एविडेंसेस। दिस इज द बेसिक नॉलेज बिहाइंड क्रिएटिंग एंड एक एविडेंस बनाने के पीछे जो बेसिक नॉलेज होती है ना, वो होता है एविडेंस। एक प्रोसीजर बनाने के, प्रोसीजर तो आप तब बना सकोगे ना जब आपको पता होगा कि यार इसके पीछे एविडेंस क्या है, उसी चीज को तो जाके आपने देखना है। अब इनवॉइस की एग्जांपल दी तो वो किस चीज में फॉलो करता था, एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉलो करता था कि यार मैं डॉक्यूमेंट जाके देख लेता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, इनवॉइस आ जाती है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आ जाता है जहां पे आपके सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए होते हैं। अब F8 के लिए आपको पता होना चाहिए हर एक चीज का। बैक एंड पे आपका मटेरियल रिक्विजिशन आ जाती है। किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट जो कि साइन होता है, जिसके ऊपर चीजें लिखी हुई होती है ना, वो क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन हो गया, रिसीट हो गई। ये सब कुछ, कोई भी ऐसी चीज जो कि डॉक्यूमेंट है, जो कि एक पेज है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज योर डॉक्यूमेंट। अब कोई भी एक्सपेंस हो रहा है उसके पीछे आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या होगा, इनवॉइस हो सकती है, मटेरियल रिक्विजिशन आपको मिल सकता है। अभी अगर इसी के पीछे चला जाऊं, इसके पीछे अगर मैं एक और प्रोसीजर बनाने की कोशिश करूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं यार, ऑब्टेन द मटेरियल रिक्विजिशन फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट। कि भाई क्या इंटरनली ये चीज रिक्विजिट की गई थी कि हमें मटेरियल चाहिए और उसी के बाद कंपनी ने खरीदा है या नहीं। ऐसा भी आप प्रोसीजर बना सकते हो। फिर फर्दर, क्या हमें वो मटेरियल रिसीव हुआ या नहीं, मैं रिसीट से उठा के देख लूंगा, साइंड बाय द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, इस तरह से मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे प्रोसीजर्स बना सकता हूँ अपने लिए कि मैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करूँ, डॉक्यूमेंट्स को जाके देखूं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या कहती है और मैनेजमेंट क्या कहता है। क्योंकि हर एक चीज के पीछे डॉक्यूमेंट लाजमी पड़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट ने एक चीज खरीदी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, मतलब दो नंबरी पक्की हो रही है फिर उस जगह पे। डॉक्यूमेंट हर एक चीज के पीछे होता है। तो पहला किस टाइप का एविडेंस होता है, द टाइप ऑफ एविडेंस। यहाँ पे हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ एविडेंस, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। अब ये आपने लिखना है। जो बच्चे एनरोल करवाएंगे अपने आप को फॉर सितंबर 2023, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये लिखें अपने पास, अभी से ये लेक्चर्स लिखना शुरू करें। इसके बाद तो हम लोग अपने प्राइवेट को उसकी तरफ चले जाएंगे। प्राइवेट हमारा जो एक होगा जहाँ पे आप एनरोलमेंट कराओगे, उसकी तरफ हम लोग चले जाएंगे। प्राइवेट क्लासेस होंगी हमारी। बट फॉर द टाइम बिंग, अब ये जैसे मैं लेक्चर डाल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल रहा हूँ आप लोगों की, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो उस रीजन के लिए आप इसको लिखें अभी से, ताकि आपको पता हो F8 कैसा कोर्स है। अब एविडेंस कितने टाइप का होता है मैंने बता दिया, उसको याद रखने के लिए डाटा 3 याद रखें। डॉक्यूमेंट्स, एसेट इटसेल्फ, फिजिकल एसेट। अच्छा सॉरी यार, ये अक्सर मसला कर जाता है मेरा बोर्ड। अच्छा, आई वाज सेइंग फिजिकल एसेट इटसेल्फ इज एन एविडेंस। फिजिकल एसेट कैसे, अगर लेट सपोज हमने जैसे ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है अभी, वहां पे हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक मशीन रिकॉर्ड करके रखी हुई है अपने पास। मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक मशीन रिकॉर्ड की हुई है। क्या अब ऐसा नहीं हो सकता मैं एक झूठी मोटी इनवॉइस बनाऊं, मशीन उठाऊं और ला के, मशीन होना असल में, लेकिन झूठी मोटी ऑडिटर बोले मुझे बैक एंड पे आप दिखा दो इसका डॉक्यूमेंट, इनवॉइस दिखा दो कि आपने असल में मशीन परचेज की थी या नहीं की थी। आप तो इनवॉइस देख के बोलोगे, एक ऑडिटर बोल सकता है कि हाँ यार मैंने की थी। ठीक है, मशीन परचेज हुई भी, एक ऑडिटर ये बोल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो मशीन असल में अभी इस वक्त मैनेजमेंट के पास है भी कि नहीं है। आपने ये चीज वेरीफाई करनी, यानी फिजिकली जाके उसको चेक करना। तो अगर आप एक एसेट को जाके फिजिकली भी देख लो ना, तो वो एसेट इटसेल्फ क्या बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है आपके लिए कि वो एसेट क्या कंपनी के पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। आप ये चीज जाके देख लो। ठीक है, इसके बाद अगर इससे आगे हम लोग मूव करें, तो आपके पास आ जाता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए हमेशा याद रखना, एक ही किस्म का आपका एविडेंस होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्ट जो एविडेंस बन रहा होता है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना उसको, रट लें इस चीज को, दैट इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली है, लेकिन एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, वो उसके अंदर कोई ना कोई मसला है, कोई बहुत बड़ा मसला है। जैसे लीगल का कोई केस चल रहा है, किसी किस्म का एनी केस,
अगर मैं कहूँ मुझे उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस चाहिए कि यार कोई केस है कंपनी के ऊपर या नहीं है, तो याद रखना हमेशा से कंपनीज के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि जब भी आपकी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी ना, तो उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड नॉट इन अ सेंस कि वॉइस रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लो, नहीं, उस पे रिकॉर्डिंग की ये होती है कि आपने उनको लिखना है कि इस डायरेक्टर ने क्या, जैसे बचपन में मुकालमा लिखा करते थे ना, डायरेक्टर वन ने क्या बोला और उसके जवाब में डायरेक्टर टू ने क्या बोला। ठीक है, इस तरह से लिखते हो। तो अगर किसी भी किस्म का केस चल रहा है, आपको नहीं लगता कंपनी की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो टॉप पे बैठी है वो उस केस को अपनी मीटिंग के अंदर डिस्कस करेगी, यार कि इतना बड़ा केस चल रहा है, उसकी वजह से IS-37 के अंदर इतनी बड़ी लाइबिलिटी आती है, लेकिन हम लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करते। तो डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज ऑल्सो एन एविडेंस, जहां से आप किसी भी चीज का पता लगा सकते हो कि आप एक ऐसा प्रोसीजर बना लो कि कोई चीज है जिसके बारे में डाउट है, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग और मिनट्स ऑफ द मीटिंग को इंस्पेक्ट करो, देखो वहां पे कोई इससे रिलेटेड बात हुई भी है या नहीं हुई भी। ठीक हो गया। आगे चीज आती है हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखना, जैसे अकाउंटिंग बुक्स हो जाती हैं। डबल एंट्री बेसिकली देखने के लिए कि क्या वो ठीक रिकॉर्डेड है, डबल एंट्री नहीं, अकाउंटिंग बुक्स हो गई एंड वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। ठीक हो गया। और फाइनली आपके पास आता है थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या चीज होती है? अगर मैं वापस आऊं ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स में एक रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है इस वक्त। दिस इज माई रिसीवेबल। ये मुझे ये बताता है, अब मैं नीचे आते हैं यहाँ पे समझते हैं एक रिसीवेबल मुझे क्या बता रहा होता है। अगर रिसीवेबल आपको याद हो, व्हाट इज अ रिसीवेबल? ओहो, व्हाट इज अ रिसीवेबल? क्या होता है रिसीवेबल? रिसीवेबल वो होता है दैट आई विल रिसीव कैश फ्रॉम एक्स पर्सन। मैं किसी बंदे से किसी अमाउंट का कैश रिसीव करूंगा, ये होता है मेरा रिसीवेबल। अब लेट सपोज इसके ऊपर एक मैंने प्रोसीजर बनाना है, तो एक प्रोसीजर तो मैं ये बना सकता हूँ कि यार इसको रिसीवेबल कैसे बना, कोई चीज सेल की होगी तो रिसीवेबल बना होगा। तो पहले मैं क्या बना सकता हूँ, या डॉक्यूमेंट दिखाओ, यानी कि इनवॉइस दिखाओ जो इसको चीजें आपने सेल की थी वो कितनी अमाउंट की थी, प्लस आपने रिसीवेबल कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है। प्रोसीजर क्या बना कि यार इनवॉइस वाला तो प्रोसीजर मैंने पढ़ लिया कि मुझे इनवॉइस शो कराओ, अगर वहां पे इसको आपकी सेलिंग की अमाउंट 100 की रिकॉर्डेड है कि आपने इसको 100 की चीजें बेची हुई है, तो आपका रिसीवेबल भी दूसरी जगह कितने का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए। डेबिट क्या बनता था? डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा रिसीवेबल और क्रेडिट कर दूंगा मैं अपने पास इनकम। ऐसे ही करता था ना कि अगर मैंने कोई चीज बेची है, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास यही बनता है कि यार उसके अगेंस्ट मैंने कुछ बेचा होगा तभी तो मैंने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, अदरवाइज मैं रिसीवेबल क्यों रिकॉर्ड करूं अपने पास। तो डबल एंट्री से यहां से आप यही समझ रहे हो कि अगर मैंने एक रेवेन्यू चीज रिकॉर्ड की हुई है, अगर मैंने एक रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, उसके अगेंस्ट उसको क्या चीज सेल की है, कितनी अमाउंट की सेल की है, वहां से भी मैं अमाउंट वेरीफाई कर सकता हूँ कि यार ये जो रिसीवेबल रिकॉर्डेड है वो क्या ठीक का रिकॉर्डेड है या नहीं। ठीक है। दूसरी चीज अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहां पे थोड़ा नीट करके लिख देता हूँ। मैंने पहली चीज बोली फॉर वैल्यू। मैंने क्या प्रोसीजर देखा कि अगर मैंने एक जगह डेबिट किया हुआ रिसीवेबल को 100 से, कि 100 इस बंदे से मैंने रिसीव करना है, तो ऑब्वियसली मैंने उसका कुछ ना कुछ बेचा होगा, उसके अगेंस्ट इनवॉइस होगी। मुझे डबल एंट्री से पता चला, मैंने बोला कि यार 100 की इनकम जो आपने रिकॉर्ड की थी ये किस बेसिस पे की हुई है, इसके अगेंस्ट मुझे इनवॉइस दिखाओ। वो जो इनवॉइस आपने उस बंदे को भेजी होगी उसकी कॉपी आपके पास होगी, दिखाओ क्या वो भी 100 कहती है या नहीं कहती। अगर कहती है तो ठीक है, उस बंदे से आपने भी 100 रिसीव करना है, एज एन ऑडिटर आपने ये चीज निकाली। मैं इससे आसान प्रोसीजर बताता हूँ अब आपको। अगर एक बंदे से अभी इस कंपनी ने 100 रिसीव करना है, अगेन आई हैव टू रिसीव 100 रुपीज फ्रॉम कस्टमर। मैंने अपने कस्टमर को चीजें बेचती थी, इनवॉइस मेरे पास है, ठीक है, और मैंने उससे अब रिसीव करना है 100 रुपीज, जो कि उसने अभी तक मुझे पे नहीं किए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिसीवेबल रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि मैंने उसको कुछ बेचे, उसने मुझे अभी तक पैसे पे नहीं किए जो कि मैंने अभी रिसीव करने हैं। अब इसका एक और बड़ा आसान प्रोसीजर बनता है, बजाय इसके कि एक ऑडिटर जाए जाके इनवॉइस देखे, जिसपे क्या रिस्क है कि यार हो सकता है वो इनवॉइस भी फॉर्ज्ड इनवॉइस हो। फॉर्ज का क्या मतलब, एक नकली 2 नंबर इनवॉइस बनी हुई हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो उससे आसान क्या चीज है, वो बंदा, वो कस्टमर जिसने इनसे चीजें खरीदी थी और जिसने भी पैसे पे करने हैं, मैं उसको कॉल क्यों ना करूं। उसको कॉल करके मैं ये क्यों ना पूछूं कि यार इस कंपनी ने XYZ कंपनी का मैं भी ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, आई एम ऑडिटिंग दिस कंपनी, एंड काइंडली टेल मी कि आपने, एक मिनट, सारा
रेपो खराब हो जाती है बंदे की इस तरह से। एंड काइंडली टेल मी हाउ मच डू आई हैव टू पे, डू यू हैव टू पे, सॉरी आई नहीं, यहां पे आएगा यू। हाउ मच डू यू हैव टू पे, मतलब क्या है इस बात का? मैं उस कस्टमर से जिसने अभी 100 रुपए पे करने हैं, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी ने रिकॉर्ड किया हुआ है अपना रिसीवेबल 100 का, कंपनी कहती है कि भाई हम लोगों ने इनको 100 रुपीज की चीजें बेची थी, हमारे पास इनवॉइस मौजूद है। मैं कहता हूँ मुझे इनवॉइस ना दिखाओ, मुझे बंदे का नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ, मैं कस्टमर को कॉल करता हूँ, कहता हूँ यार मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट करूँ, मुझे काइंडली सिर्फ आप ये बता दें कि अभी आपने इस कंपनी के कितने पैसे पे करने हैं। लेट सपोज वो बंदा मुझे कहता है कि यार इस कंपनी के मैंने अभी 100 रुपीज पे करने हैं, और कंपनी ने कितने रिकॉर्ड किए हुए थे, उन्होंने भी 100 किए थे। मैच हो रहे हैं ना आपस में, दोनों मैच हो रहे हैं। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज और थैंक यू सो मच, बस। मेरा ये एक और ऑडिट प्रोसीजर बन गया जो कि मैंने थर्ड पार्टी के थ्रू निकाला। सही है। तो ये होते हैं मेरे सारे के सारे एविडेंसेस। डाटा थ्री इज माई एविडेंस। डाटा थ्री आपने रट लेना है, इसको याद कर लेना है, ये पूरे एसीसीए के बाद भी पूरी जिंदगी अब आपके साथ चलेगा कि कितने टाइप्स का एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस, एसेट इटसेल्फ इज एन एविडेंस, डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज एन एविडेंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एन एविडेंस, और थर्ड पार्टी भी एक एविडेंस का सोर्स होता है। थर्ड पार्टी आप किसी भी चीज से कर सकते हो, ज्यादातर एसेट्स के लिए किया जाता है, लाइबिलिटीज के लिए भी किया जा सकता है। अब लेट सपोज पेपर में ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है कि यार मुझे आप रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोसीजर्स बना के दो। मैं नामी गरामी प्रोसीजर्स अगर लूँ तो डॉक्यूमेंट्स में क्या जाऊंगा? इंस्पेक्ट द इनवॉइस अगेंस्ट विच द रिसीवेबल हैज बीन रिकॉर्डेड एंड कंपेयर द इनवॉइसेस वैल्यू विद द रिसीवेबल्स वैल्यू, एंड इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस डिस्कस विद द मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है। क्या मेरा पूरा प्रोसीजर बना? पहला प्रोसीजर यहाँ पे मैंने बनाया सिर्फ रिसीवेबल के बता रहा हूँ। रिसीवेबल के लिए मैं क्या प्रोसीजर बना रहा हूँ? पहला प्रोसीजर मैंने बनाया सिर्फ डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर कि भाई देखो आप क्या करो, इन इनवॉइस उठा लो उस चीज की, इनवॉइस उसका एक क्या है, एविडेंस है, वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या करो, दूसरा क्या, डीए, एसेट इटसेल्फ। यहाँ पे कोई फिजिकल एसेट तो नहीं होता, एक रिसीवेबल रिकॉर्डेड है, उसके अगेंस्ट में प्रोसीजर नहीं बना सकता। थर्ड डी, डी देख लिया मैंने, ए के ऊपर कुछ बन नहीं सकता। डी के ऊपर दोबारा हूं तो दैट वाज डायरेक्टर्स, तो मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के अंदर भी देख सकता हूँ कि यार डायरेक्टर्स ने क्या डिस्कस किया हुआ है, कि इसके अगेंस्ट कितना हम लोगों ने भी रिसीव करना है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में देख सकता हूँ। यहाँ से मुझे एक एविडेंस मिल गया। फिर डी ए आखिरी, डबल एंट्री देख सकता हूँ कि इन्होंने किस चीज के अगेंस्ट हिट किया हुआ है इसको, डबल एंट्री देख सकता हूँ मैं कि एक जगह रिसीवेबल रिकॉर्ड है, दूसरी जगह किस चीज को उन्होंने क्रेडिट किया था, डबल एंट्री देख सकता हूँ मैं। और फिर फाइनली मैं क्या देख सकता हूँ, फोर्थ नंबर पे, ये तो था नहीं, फोर्थ नंबर पे थ्री आ जाता है, कंफर्मेशन। उस कस्टमर इटसेल्फ उससे कॉल करके पूछ सकता हूँ कि मुझे कंफर्मेशन दे दो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेता हूँ मैं। अब जब प्रोसीजर बनाता हूँ तो मैं कभी ये नहीं लिखता मैंने उसको कॉल करूंगा ये करूंगा, मैं कहता हूँ कंफर्मेशन ले लूंगा बस मैं। दिस इज माई एविडेंस। यहां से मुझे पता चलता है कि मैं किस चीज को टेस्ट कर सकता हूं एक अमाउंट को कंफर्म करने के लिए। तो यहां पे मेरी क्या चीज क्लियर हो गई? इट सेल्फ एक टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, डाटा थ्री। अभी रुके, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, डाटा थ्री मेरा हो चुका है, डाटा थ्री मेरा हो चुका है। अभी दो टॉपिक्स और रहते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाना सिर्फ इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एविडेंस। अभी तो सिर्फ आपको एक एविडेंस पता चला है कि यार व्हाट इज एन एविडेंस। दिस वाज द नंबर वन टॉपिक। नंबर टू टॉपिक पे अब आते हैं, व्हाट इज एन एजर्शन। एजर्शन क्या चीज होती है? टॉपिक नंबर टू है हमारा ये। अच्छा, एजर्शन को समझने के लिए ना अगेन मैं यहाँ पे, मैं लेट सपोज कर ले तो यहाँ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, एसेट है, जहाँ पे करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, फिर इक्विटी है, ठीक है, फिर मेरी लाइबिलिटीज आ रही है, फिर मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनी, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरा क्या आ रहा होता है? मेरा रेवेन्यू आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी, फिर उसके बाद क्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यहां तक आपको समझ आ रही, क्योंकि F7 में आपने स्टेटमेंट्स बनाई हुई, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, मैनेजमेंट जो स्टेटमेंट्स बना रही होती है, मैनेजमेंट बोलती है कि यार ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, इनमें किसी किस्म की गलती नहीं है, हमें ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑडिट करने के लिए आ भी रहे हो तो हमारी मान जाओ भाई, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, स्टेटमेंट्स में किसी किस्म की गलती नहीं है।
इन शॉर्ट मैनेजमेंट क्या कहती है कि यार स्टेटमेंट्स आर मिस्टेक फ्री। ये मैनेजमेंट का क्लेम होता है। मैनेजमेंट क्लेम कर रही होती है कि हमने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की, जानबूझ के भी नहीं की हुई और गलती से भी कोई गलती नहीं की। इस क्लेम करने को, ये क्या हो गया इसका नाम, क्लेम करना। मैनेजमेंट के क्लेम्स है ना कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यार, आप क्यों गलती हमारी निकाल रहे हैं, हम लोगों ने बिल्कुल ठीक काम किया है। ऑडिटर से तो मैनेजमेंट तंग होती ही होती है। तो जो इस क्लेम को दूसरा नाम दिया जाता है एजर्शन का, कि मैनेजमेंट की एजर्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी हुई है। पहली चीज आपका क्या समझने का काम है कि एजर्शन क्या चीज होती है। व्हाट इज एन एजर्शन? कि मैनेजमेंट का क्लेम दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट हैव एनी मिस्टेक्स इन देम, कि किसी किस्म की मिस्टेक नहीं की हुई। हाँ, अब इससे आगे एजर्शन को अगर डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वन पार्ट, यहां पे आप लिखोगे, वन पार्ट इज फॉर फाइनेंशियल पोजिशन यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, एंड अदर इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मैनेजमेंट की अलग अलग एजर्शंस होती है, क्लेम्स होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दोनों के बारे में बोलेंगे यार बिल्कुल ठीक है कोई गलती नहीं, नहीं, डिवाइड है। फाइनेंशियल पोजीशन की एजर्शंस, अगर मैं यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन एजर्शन, एजर्शन यानी क्लेम, अब ये आपको रट जाना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन की एजर्शंस डिफरेंट होती है। अब इसके लिए भी एक मेमोनिक है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग मेमोनिक यूज करते हैं ईवीसीआर। अब ईवीसीआर का क्या मतलब है? द फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, द सेकंड वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन, द थर्ड सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस, और फाइनली द फोर्थ आर स्टैंड्स फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको बताया मैनेजमेंट की क्या होती है, एजर्शंस होती है। अब मैनेजमेंट अगर एजर्ट करती है, ये चीज समझती है कि यार हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है, तो जारी जरूरी तो नहीं है वो सिर्फ एक ही लफ्ज बोले कि बिल्कुल ठीक है। वो हर गलती जो पॉसिबल हो सकती है ना, उन सब गलतियों से रिलेटेड बोलती है यार ये वाली गलती हम लोगों ने क्या की है, नहीं की भी बिल्कुल, इसलिए आपने घबराना नहीं है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्या है, ठीक है। तो उस केस में जब हम मैनेजमेंट बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल ठीक है, तो वो डिवाइड कर देती है अपनी असर्शन को, अपनी असर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो कहती है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो कुछ हम लोग क्लेम करते हैं ना, हम लोग एजर्ट करते हैं, या जो हमारी एजर्शंस है वो डिफरेंट है, वो ईवीसीआर है। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए डिफरेंट है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो मैंने आपको बताया उसके लिए मैनेजमेंट के एजर्शन या क्लेम्स ईवीसीआर है। पहला क्या क्लेम है, एग्जिस्टेंस, के हमारे जितने एसेट्स हैं, जितने भी हम लोगों ने एसेट्स रिकॉर्ड किए, लाइबिलिटीज रिकॉर्ड किए, वो एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही नहीं रिकॉर्ड कर ली। मैंने आपको भी एक ऊपर प्रोसीजर बताया था कि जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करना भी एक एसेट को क्या है, एसेट इटसेल्फ इज एन एविडेंस। मैनेजमेंट अगर क्लेम करिए मेरा एसेट एग्जिस्ट करता है, इसका क्या मतलब है, वो फिजिकली प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट की क्या एजर्शन है कि वो एग्जिस्ट करता है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, असल में भी है ये एसेट, आई एम नॉट लाइंग, असल में ये एसेट मौजूद है। तो एग्जिस्टेंस उसकी क्लेम है एक, कि मैनेजमेंट की कि इट इज प्रेजेंट फिजिकली, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। एग्जिस्ट करता है कोई भी एसेट लाइबिलिटी, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, झूठ मूठ का कुछ नहीं रिकॉर्डेड। ठीक है। दूसरा क्या क्लेम करती है, वैल्यूएशन, कि जो भी चीज मैंने रिकॉर्ड की है 100% ठीक रिकॉर्ड की। एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, ये उसका मैनेजमेंट का क्लेम है। वैल्यूएशन, वैल्यू इज राइट। अब आपने सोच देखो F7 में कैलकुलेट करनी सीखी थी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये था कि आप क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस उठाते थे एक एसेट का, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे और माइनस करके रिकॉर्ड कर लेते थे अपने पास क्या चीज, एसेट की क्लोजिंग वैल्यू। अब वैल्यूएशन कहाँ पे खराब हो सकती है, उसकी वैल्यू कहाँ खराब हो सकती है, अगर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपने ठीक नहीं यूज किया तो वैल्यू खराब निकलेगी। और मैनेजमेंट क्या कहती है, उसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। अब ये जो मैनेजमेंट कहती थी ना ऊपर के किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं है, वो मिस्टेक्स इस तरह से डिवाइड हुई हुई है नीचे,
तीसरी क्या चीज है? कंप्लीटनेस, कि कोई चीज हमने मिस नहीं की हुई। लेट सपोज अगर हमारी फैक्ट्री में 100 एसेट्स हैं और मैंने 100 के 100 रिकॉर्ड किए हुए, ऐसा नहीं है कि 101 एसेट थे और एक गलती से मैं भूल गया, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अपने पास। ऐसा नहीं है। जो कुछ है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग एग्जिस्ट। ऊपर मैंने बोला था यहाँ पे एवरीथिंग इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड। कोई चीज मिस नहीं हुई, नथिंग हैज बिन मिस्ड, एवरीथिंग इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड। ठीक है। और फाइनल एजर्शन क्या है? मेरे ऊपर राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है, कि हाँ मैं इसको अपनी मलकियत बता सकता हूं। अगर एक लाइबिलिटी बताऊंगा तो मैनेजमेंट हो सकता है ये गलती करी हो कि यार असल में वो ऑब्लिगेशन आती ही नहीं है अंडर एनी स्टैंडर्ड, अंडर IS 37, और मैनेजमेंट फिर भी उसको लाइबिलिटी शो कराई जा रही है। लेकिन मैनेजमेंट बोले कि नहीं, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक मैनेजमेंट का क्लेम है कि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है। दूसरा क्लेम क्या है? कि एसेट अगर मैंने रिकॉर्ड किए हुए ना, 100 एसेट्स रिकॉर्ड किए हुए दोबारा से, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक या दो एसेट्स ऐसे हो जो कि असल में मेरे नाम के अंडर ना हो, किसी और नाम के अंडर हो, किसी और बंदे के, बस मेरे पास उसके लिए वैसी इमानत पड़ी है। ऐसा नहीं है। मेरे पास राइट्स है रिकॉर्ड करने के। आई हैव द राइट टू रिकॉर्ड दिस एसेट, आई हैव द राइट टू यूज दिस एसेट एंड से दैट दिस इज अंडर माई नेम। झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये मेरे राइट के अंडर आता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी आप जाके टेस्ट करो, आप जाके देखो कि एग्जिस्ट है। मैनेजमेंट बोले हाँ एग्जिस्ट है, मैनेजमेंट ये बोले वैल्यू उसकी ठीक है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे ही ना हो, कंपनी के नाम पे ही ना हुआ एसेट, फिर आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? तो मैनेजमेंट ये भी क्लेम करती है, इट इज अवर्स, ये हमारा ही है। लाइबिलिटी है तो हाँ वो हमारी लाइबिलिटी है, एसेट है तो हाँ वो हमारा एसेट है। ठीक है। दीज आर द क्लेम्स ऑफ द मैनेजमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, उसके असर्शन। लेकिन अब अगर मैं आगे आ जाऊं, टॉपिक नंबर 2 पे आ जाते हैं, assertions in relation to प्रॉफिट एंड लॉस। इन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी ना मैनेजमेंट की एजर्शंस होती है, और वो डिफरेंट होती है व्हेन कंपेयर टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मैनेजमेंट क्या क्लेम्स करती थी? EVCR। अब ये आपको रट जाने चाहिए ऐसे, जैसे AEIOU वॉवल्स याद है, ठीक है, वैसे आपको ये रट जाने चाहिए। इसी तरह से आपको रट जाना चाहिए कि मैनेजमेंट का क्लेम या फिर एजर्शन फॉर फाइनेंशियल पोजीशन वो क्या होगी? EVCR। ई किस चीज से स्टैंड करता है? एग्जिस्टेंस। वी क्या होता है? वैल्यूएशन। इस सब का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, वो आपको याद होना चाहिए। इसी की बेसिस पे अभी हम लोग आगे प्रोसीजर्स भी बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैनेजमेंट क्या चीज एज्यूम करती है, या क्या चीज एजर्शंस मैनेजमेंट की क्या है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? इसके लिए मैनेजमेंट कहती है कि वी आर कोका, ये हमारा क्लेम है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एज मैं कह रहा था कि कोका जो होता है वो किस चीज के लिए होता है? प्रॉफिट एंड लॉस की एजर्शंस होती है मैनेजमेंट की। ठीक है। अब मैनेजमेंट बोलेगी कि यार हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है। उस ये बोलने का मतलब ये होगा, मैनेजमेंट कह रही है कि वी आर कोका। कोका का क्या मतलब होता है? नंबर 1, C स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस। मैनेजमेंट बोलेगी कि कंप्लीटनेस है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर मैनेजमेंट बोलेगी द सेकंड O स्टैंड्स फॉर अकरेंस, CE, अकरेंस। फिर मैनेजमेंट बोलेगी दैट कट ऑफ का कोई इशू नहीं है। अब इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या होता है। और नंबर 4 पे मैनेजमेंट कहेगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी कोई मसला नहीं है। और फाइनली मैनेजमेंट आखिरी A स्टैंड करता है फॉर एक्यूरेसी। इन सब बातों का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बना लेता हूँ अपने पास। प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बनाऊंगा, सबसे पहले क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर एक्सपेंसेस आएंगे, बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये सारे आएंगे, टैक्स आएगा, और फिर फाइनली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये सब कुछ होता है, ये टोटल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ के बाद टोटल होता है, रेवेन्यू आता है। अब अगर हम लोग एग्जांपल ले लें रेवेन्यू की, तो मैनेजमेंट क्या बोलेगी कि रेवेन्यू के अंदर कोई चीज हमने मिस नहीं की, जितना रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर था हुआ है वो हमने सारा रिकॉर्ड किए। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड कंप्लीटली
नथिंग इज मिस्ड इसका दूसरा मतलब ये है, वही बात जैसे हम लोगों ने कंप्लीटनेस का ऊपर पढ़ा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, फिर अकरेंस का क्या मतलब है? एनीथिंग रिकॉर्डेड हैज अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब इस बात का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ये कहना चाह रही है अकरेंस के केस के अंदर कि भाई जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है ना वो एक्चुअल में हुआ है, तभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, अपनी तरफ से हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एग्जिस्टेंस, अब ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एग्जिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में अकरेंस का वर्ड यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इट इज कोका, यानी कि अकरेंस, मतलब वही है, एग्जिस्ट है यानी अकर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। वाई? बिकॉज अगर आपको याद हो तो F7 में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो एज एट होती है, उस दिन के ऊपर क्या है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है वो फॉर द ईयर होते हैं, पूरे साल का हम लोग चक्कर जितना भी होता है वो हम लोग शो करा रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इस वजह से वर्ड्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जो कि एक साल को पूरे को रिप्रेजेंट करे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और यहाँ पे ऐसे वर्ड्स होती है, एजर्शंस होती हैं जो कि उस दिन को रिप्रेजेंट करे, सिर्फ जिस दिन पे फाइनेंशियल पोजीशन बनाई गई। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने पहले बोला हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल कंप्लीट है, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें कुछ चीज मिस नहीं हुई भी। दूसरा उसने बोला जो हमने वही रिकॉर्ड किया है जो कुछ एकर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, यानी कि अगेन वो एग्जिस्टेंस वाली बात। कट ऑफ का मतलब ये है कि वही हमने रिकॉर्ड किया है, वी हैव रिकॉर्डेड ओनली द थिंग्स विच रिलेट टू, ओहो, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट एक मिनट। वी हैव रिकॉर्डेड ओनली द थिंग्स विच रिलेट टू करंट ईयर। इस बात का क्या मतलब है मैनेजमेंट का? कट ऑफ से क्या कहना चाहती है मैनेजमेंट? देखो, मैं कहता हूं मेरा साल एंड हो रहा था एज एट 31st of June, या सॉरी आपको ये नहीं समझ आएगा, मैं कहता हूं माई ईयर वॉज एंडिंग अपॉन 31st of December 2022। अगर कोई ट्रांजैक्शन 1st of January 2023 को हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू माई F7 अंडरस्टैंडिंग या अकॉर्डिंग टू योर F7 अंडरस्टैंडिंग, क्या ऐसा होना चाहिए कि आप 1st of January अगले साल की पहले दिन जो है उसकी ट्रांजैक्शन इस ईयर में रिकॉर्ड कर लो? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैनेजमेंट भी यही कहती है कि हमने कट ऑफ की कोई गलती नहीं की। कट ऑफ का मतलब क्या है? 31st December 2022 को आके वी हैव कटेड ऑफ ऑल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ चीजें आती थी कट कर दिया हम लोगों ने, इस डेट के बाद से हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब अगले साल में आने वाली कोई चीज हम लोगों ने इस साल रिकॉर्ड नहीं की भी। मैनेजमेंट ये कहना चाह रही है। ठीक है, तो अगेन इस बात का क्या मतलब हुआ कि, ओहो, अगेन इस बात का मतलब क्या बनता है? दैट इस बात का मतलब ये बनता है कि मैनेजमेंट ये कहना चाह रही है कि यार मैंने कोई चीज अगले साल की इस साल में रिकॉर्ड नहीं की, ये वाली गलती भी मैं नहीं कर रहा, कट ऑफ वाला एरर भी नहीं है। अब ये जब कल को हम लोग पढ़े होंगे ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में, प्रोसीजर बनाने का तरीका, और मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि कट ऑफ क्या चीज होती है, तो वहां पे आपको ये इशू नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ बार बार, आप मेरे से पूछो कि यार कट ऑफ क्या होता है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आई, यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट। लेकिन एट द सेम टाइम कट ऑफ का मतलब डायरेक्टली ये है कि अगले साल की चीज इस साल में रिकॉर्ड नहीं हुई भी, बस, इन शॉर्ट। और मैनेजमेंट का क्लेम भी यही है कि भाई अगले साल की चीजें हमने इस बार नहीं रिकॉर्ड की, ये भी गलती भी हमने नहीं की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर ये गलती हो जाती है कि अगर आप अगले साल की रिकॉर्ड कर जाते हो, कभी कभार ये गलतियां हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस बन रही होती है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इट देर इज अ चांस कि अगले साल का इस बार रिकॉर्ड हो जाए। क्लासिफिकेशन की बात करें हम लोग, तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? अमाउंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंट्स, करेक्ट अकाउंट्स। इस बात का क्या मतलब है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या चीज होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यार मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रहा होता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं, ठीक है।
ऐसा ना हो कि मैंने कहीं एडमिन का एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड कर दिया हो, है तो एक्सपेंस ही है, तो वो चलो एक्सपेंस ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जहां मर्जी रिकॉर्ड करूं। लेकिन क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि मैंने करेक्ट अकाउंट में एक चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसा नहीं किया कि मैंने एडमिन के एक्सपेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड कर लिया और वॉइस वर्सा डिस्ट्रीब्यूशन का गलती से की एडमिन में रिकॉर्ड कर लिया। मैनेजमेंट ये भी कहती है कि ऐसी भी कोई गलती हम लोगों ने नहीं की हुई। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट का एक क्लेम है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। और फाइनल ए, एक्यूरेसी। अगेन एक्यूरेसी का मतलब ये वैल्यूज आर करेक्ट। अब जिस वक्त आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे होगे ना, आपने ये नहीं याद रखना अच्छा यार फाइनेंशियल पोजीशन में भी तो वैल्यूएशन के हम लोग नाम यूज करते रहे, नीचे क्यों नहीं करते। आपने ये चीजें नहीं याद रखनी। आपने सिर्फ ये याद रखना है फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड मैनेजमेंट की क्या एजर्शंस है, ईवीसीआर, दैट्स इट। अगर आपको ये चीजें याद है ना, अंडरस्टैंडिंग लेना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज क्या है, मैनेजमेंट का क्लेम रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज कोका, ये चीजें। और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब आप अपने पास ये सब कुछ नोट डाउन कर चुके होगे और आप पढ़े होगे, तो आई विल अज्यूम कि यार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, अब आपने सिर्फ एक बार दीवारों को पढ़ के सुनाना है और फिर उसके बाद आपको ये आ जा रहा है, फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ किस चीज के लिए। यहां पे अगर मैं आऊं, टॉपिक लिखो दोबारा से। तो पहला टॉपिक मैंने पढ़ा, टॉपिक नंबर 1 था मेरे पास, डाटा 3 क्या होता है। दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ा, एजर्शन क्या होती है। और अब मैं आने लगा हूं तीसरे टॉपिक के ऊपर, ये मैं कर चुका हूं, ये मैं कर चुका हूं। तीसरा टॉपिक मेरा होने लगा शुरू, जिसका क्या जो किस चीज के लिए होगा, कि भाई प्रोसीजर क्या होता है। और जब ये तीन चीजें मिलेंगी ना आपस में, फिर आपका बनेगा एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर। एविडेंस, प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, आप इसका नाम दे दो, आप इसका नाम दो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, अगेन जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आसानी के लिए, मेमोनिक्स यूज करते हैं हम लोग F8 के अंदर, हमेशा से मेमोनिक्स यूज करेंगे। जब मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ तब भी हम लोग मेमोनिक्स ही यूज कर रहे होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स आर देयर, सिंपल सी आपने याद रखने हैं, वॉवल्स विच इज ए, ई, आई, ओ एंड यू। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि यार प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, बस। इन सिंपल वर्ड्स आपने क्या चीज याद रखनी है प्रोसीजर्स के लिए, सिर्फ वॉवल्स याद रखने हैं। इसका भी फर्दर ब्रेकअप है कि पहले ए से क्या बनता है, ई से क्या बनता है, आई से क्या बनता है, ओ से क्या बनता है, यू से क्या बनता है। ये भी एक क्या है, ब्रेकअप है इसका। लेकिन आसानी के लिए वॉवल्स आपने याद रखने हैं। तो क्या चीज होती है, फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर, ए से आपका बनता है एनालिटिकल। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग साथ साथ देखते हैं। नंबर 2 होता है ई विच स्टैंड्स फॉर इंक्वायरी। फिर आता है आपके पास नंबर 3 पे, विच इज आई एंड इट स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्शन। फिर इसके बाद आपके पास आता है नंबर 4, विच इज ओ एंड इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। नंबर 5th एंड द फाइनल ऑप्शन इज यू विच इज नोन एज रिकैलकुलेशन, कैलकुलेशन, या फिर रीपरफॉर्मेंस। ये दो सेपरेट चीजें हैं। ये आपके हैं प्रोसीजर्स। अभी फॉरगेट अबाउट व्हाट इज डाटा 3, फॉरगेट व्हाट इज एजर्शन, ये सब कुछ चीज भूल जाओ। अभी आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, व्हाट आर प्रोसीजर्स, हर एक का मतलब क्या है यहाँ पे। बस आपका गोल अभी इतना होना चाहिए। प्रोसीजर्स की बात करते हैं। एनालिटिकल क्या चीज होती है, एनालिटिकल का मतलब होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन इन सिंपल वर्ड्स, एनालिटिकल का मतलब होता है कैलकुलेट एंड कंपेयर। शॉर्ट लफ्जों में अभी ये याद रखना, कैलकुलेट एंड कंपेयर करने का मतलब क्या है। कैलकुलेशन का मतलब ये कि लेट सपोज इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में निकाल लूं और पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपेयर कर लो।
अब नॉर्मली तो ये होता है ना बिजनेस की दुनिया के अंदर कि पिछले साल अगर मेरा रेवेन्यू 500 का था, तो इस बार मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए? चलो 600 हो जाए, 700 हो जाए, लेकिन अगर टू मच 1500 पे चले जाए, 1000 का गेन आ रहा है मेरे रेवेन्यू के अंदर, इस बात का क्या मतलब है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार ये रेवेन्यू शायद ओवरस्टेटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यार मैनेजमेंट अगर 500 से सीधा जंप मारी है टुवर्ड्स 1600, और इससे पिछले सालों में हर साल ज्यादा से ज्यादा 200 300 का गेन आया मैनेजमेंट के अकाउंट्स के अंदर, और इस बार 1000 का गेन आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एज एन ऑडिटर मैंने प्रोफेशनली स्केप्टिक रहना है, शक्की बंदा रहना है। अगर एकदम इतना बड़ा गेन देखूंगा विच इज अनएक्सप्लेनेबल, विच इज थिंकेबल भी नहीं है, तो मैं सवाल उठाऊंगा कि यार देर इज अ रिस्क। सीधी सीधी बात है कि यार यहाँ पे क्या है, जो आपका रेवेन्यू है वो शायद ओवर स्टेटेड है। ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट का मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया, उस क्राइटेरिया को दोबारा से जहन में लेकर आना है आपने। कहाँ पे एक्सप्लेन किया है? मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये देखो, ये रहा। ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट को मैंने भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यही होते हैं आपके प्रोसीजर्स लगाना, कि एनालिटिकल करो, कैलकुलेट करो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालो, पिछले साल के अकाउंट्स में कितना था, इस साल के अकाउंट्स में कितना था, और कंपेयर करो दोनों को। कोई अनएक्सप्लेनेबल गेन तो नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चनेबल गेन तो नहीं आ रहा कहीं एकदम से, कोई गिर तो नहीं रहा प्रॉफिट मार्जिन एकदम से, कोई एकदम इतना ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज योर प्रोसीजर। इंक्वायरी, आस्किंग, आस्किंग पीपल। अब पीपल के अंदर कौन कौन हो सकता है? मैनेजमेंट से सवाल पूछ लो कि आपने ये काम किया है तो कैसे किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टी इंक्वायरी, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन वाला, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एविडेंस, थर्ड पार्टी के अंदर भी आप इंक्वायरी कर रहे होते हो, वो वाला प्रोसीजर लगाओ। इंस्पेक्शन, जिसमें हमारी होती है चेकिंग फिजिकली। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे मैंने आपको एक डाटा थ्री के अंदर बताया था, एसेट इटसेल्फ इज एन एविडेंस। इंस्पेक्ट करना एसेट को इज अ प्रोसीजर। इंस्पेक्ट करना कि यार फिजिकली वो चीज है या नहीं है, इंस्पेक्ट करो उसको। चेकिंग फिजिकली, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना फिजिकली, वो भी क्या आ जाता है आपका? इंस्पेक्शन के अंदर आ जाता है। लिखना नहीं है ये भी, आपने ये नहीं लिखना इसको। मैं अगर नीट राइटिंग में आपको बताऊं, बस आपने लिखना है चेकिंग फिजिकली, चेकिंग फिजिकली। फिर इसके बाद अगला होता है आपके पास ऑब्जर्वेशन करना, टू सी, जाके देखो कि लेट सपोज अगर एक इनवॉइस बनती है कंपनी के अंदर, और आपको पता है यार इनका इनवॉइस के ऊपर थोड़ा बहुत रिस्की सिचुएशन है, हो सकता है गलत रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस। तो भाई इनवॉइस जब बनती है वो कौन अप्रूव करता है, कौन उसको रिव्यू करता है? इंटरनल कंट्रोल वाले टॉपिक आप पढ़ोगे F8 के अंदर, जो मैं हमारे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, हम लोग उस चीज को देखेंगे कि यार कौन अप्रूव कर रहा है उसको, कौन रिव्यू कर रहा है, क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं? अगर नहीं है तो फिर रिस्क है, अगर है तो फिर रिस्क कम है। तो ऑब्जर्व कर लो उसको, एक पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लो कि रिकॉर्ड कौन करता है, उसको पोस्ट कौन करता है, उसको अप्रूव कौन करता है, ये चीजें ऑब्जर्व कर लो जाके, ठीक है। ये भी एक प्रोसीजर होता है आपका। फिर इसके बाद फर्दर अगर आ गया और रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, यानी रीकैलकुलेट कर लो अमाउंट्स को। इसका सबसे आसान तरीका क्या है एक्सप्लेन करने का? रीकैलकुलेशन है, ब्रेकअप लो मैनेजमेंट से। ओहो, एक मिनट, मैं इसको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करके आपको बता दूं, तो प्रोसीजर जब आप बनाओगे वहां पे भी आपने ऐसे ही करना है। ऑब्टेन अ ब्रेकअप, ब्रेकअप एंड रीकैलकुलेट कर लो, रीकैलकुलेट कर लो उस चीज को, ठीक है। और री परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? रीकैलकुलेशन बेस्ड अपॉन ऑन assumptions। एक मिनट, रीकैलकुलेशन बेस्ड अपॉन ऑन assumptions। जब मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता हूँ ना रीकैलकुलेशन का, तो उसमें क्या कर रहा होता हूँ, मैनेजमेंट से कहता हूँ कि यार अच्छा आपका रेवेन्यू है 500 का, तो ऑब्वियसली 500 की एक इनवॉइस तो नहीं होगी, कोई 100 या 500 डिफरेंट इनवॉइसेस होने वाली है, ठीक है। आप मुझे 500 इनवॉइसेस दो, मैं हर एक इनवॉइस की वैल्यू उठाऊंगा और सबको आपस में ऐड कर दूंगा, और एट द एंड मेरे पास एक टोटल अमाउंट आएगी। वो टोटल अमाउंट मेरी इक्वल होनी चाहिए जो कि आपने टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। ये होती है रिकैलकुलेशन। किस लिए करते हैं? कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं आएगी। वो वाला प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आप हमेशा से रिकैलकुलेशन करोगे, टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी।
यहाँ पे एक ये चीज भी लिख लो, टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकल एक्यूरेसी कि प्लस माइनस के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं आएगी इसकी। ठीक है, इस लफ्ज को रुको मैं ठीक करके लिखता हूँ, एक मिनट। अच्छा, दूसरी चीज फिर रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का क्या मतलब है? मैंने यहां पे क्या किया, ब्रेकअप लिया, ऐड किया और बस उसको चेक कर लिया, कंपेयर कर लिया विद द मैनेजमेंट। लेकिन रीपरफॉर्मेंस के अंदर मैं हर चीज जीरो से ऊपर तक खुद से कैलकुलेट करूंगा। कैसे? एक इनवॉइस है ना, अब 500 डिफरेंट इनवॉइसेस है, मैंने 500 इनवॉइसेस ली मैनेजमेंट से। मैंने मैनेजमेंट से बोला, अब मुझे ये भी बताओ कि कितने प्रोडक्ट्स बेचे थे, उसको मल्टीप्लाई करवाओ जो उनकी एक्चुअल प्राइस थी। मैं जीरो से लेके चलता हूं अपनी एजम्पशंस के ऊपर और हर चीज दोबारा से कैलकुलेट करता हूं, विच इज नोन एज रीपरफॉर्मेंस। डिप्रिसिएशन है, रिकैलकुलेट कर लो, खुद से कैलकुलेट करना डिप्रिसिएशन को, इज नोन एज रीपरफॉर्मेंस। खुद से सारी डिप्रिसिएशन एक ऑडिटर कैलकुलेट कर रहे हैं एक एसेट के ऊपर। फिर ये भी देख रहे हैं कि डेप्रिशिएट करने की जो पॉलिसी है, अब आपने F7 में पढ़ा होगा, द पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट द एसेट अपॉन 10 ईयर्स या 15 ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ। क्या अब अपना जो ऑडिटर है वो ये भी देखेगा कि यार क्या ये पॉलिसी आपकी ठीक है, यानी दैट इज नोन एज रीपरफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, अगर डेप्रिसिएशन वो खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या है? रीपरफॉर्मेंस है। मतलब द बेसिस अपॉन विच यू हैव परफॉर्म द कैलकुलेशन, द बेसिस, द पॉलिसी, उसको बोला जाता है रीपरफॉर्मेंस करना। उसको टेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, ये होते हैं आपके प्रोसीजर्स। आपको 3 टॉपिक्स मैंने करवा दी एंड आपके अब प्रोसीजर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, अब बहुत आसान काम है। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया डाटा थ्री। सबसे पहली चीज, हम लोग 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। डाटा थ्री मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, डाटा थ्री में मैंने आपको पहली चीज क्या बताई? डॉक्यूमेंट्स। फिर मैंने दूसरी चीज आपको बताई, एसेट्स इटसेल्फ इज एन एविडेंस। फिर तीसरी चीज बताई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डायरेक्टर्स मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब ये असल में मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको डायरेक्टर्स का नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टर्स वाला नाम दे देता हूँ, ब्रैकेट में मैं आपके लिए लिख देता हूँ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, और दूसरा इसका ब्रैकेट में लिख दो मिनट्स। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा आखिरी ए, विच इज अकाउंटिंग बुक्स या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स आप कह सकते हो इसको। ठीक है, और फाइनली थ्री, विच इज थर्ड पार्टी। ये हो गई मेरी एक साइड, दिस वॉज माई वन साइड। मैं इसको लाइन बना देता हूं, ये मेरी वन साइड हो गई। दूसरी साइड में मैंने क्या चीज पढ़ी? एजर्शंस। एजर्शंस डिवाइड थे 2 चीजों में, फाइनेंशियल पोजीशन में और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक हो क्या? यहां पे मैं कहता था फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ईवीसीआर था, मैं इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ ईवीसीआर, और दूसरी चीज थी कोका। ठीक है, अब ईवीसीआर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए था, कोका मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए था। यहां पे लिख लो, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, V stands for valuation, C stands for completeness, and R stands for rights and obligations. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोका था, इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले C stands for completeness, फिर O stands for occurrence, फिर उसके बाद C है which is for cut off, फिर C है which is for classification, classification, और फिर फाइनल जो A है that is for accuracy। ठीक है, ये है आपका एजर्शंस वाला मेन्यू आ गया। अब अगर इसको मैं एक साइड पे रख दूं, एजर्शंस आ गए मेरे पास। फिर अगली चीज मेरे पास क्या है? अगली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी दैट वाज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स के लिए मैंने बताया क्या चीज याद रखनी है? ए, ई, आई, ओ, यू, वोवल्स याद रखने हैं आपने। क्या क्या चीज थी? पहले आता था आपके पास ए स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल, दूसरी चीज थी आपके पास ई विच वाज इंक्वायरी, किसी से पूछना। एक्सप्लेन मैं हर एक चीज को कर चुका हूँ।
फिर तीसरी चीज थी आपके पास आई, विच वॉज इंस्पेक्शन, फिजिकली देखना किसी चीज को। फिर चौथी चीज थी आपके पास ओ, विच वॉज ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। यू था रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और स्लैश करके रीपरफॉर्म। अब मेरा आपसे एक सवाल है, किस तरह से इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों को यूज करते हुए आप अपने लिए एक प्रोसीजर बना सकते हैं? इन तीन चीजों को यूज करते हैं बच्चों की यह गलती होती है सबसे बड़ी, और यहीं पे आके आपको मैं टॉपिक का एंड भी करवाऊंगा कि भाई बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो प्रोसीजर्स को रटना शुरू कर देते हैं, आंसर्स के अंदर से रटते 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 जब पेपर के लिए जब वो जाते हैं ना तो सब कुछ दिमाग से निकल चुका होता है। अगर आप इन बेसिक चीजों के ऊपर चलो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कैसे? कोई भी प्रोसीजर बनाने के लिए सिर्फ एक लाइन आपने याद रखी। ये तो बेसिक नॉलेज थी ना बिहाइंड एवरी सिंगल प्रोसीजर, कि डॉक एविडेंस क्या होता है, एजर्शन क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, ये तो बेसिक नॉलेज थी। लेकिन प्रोसीजर बनाने के लिए आपने एक लाइन याद रखनी है, अपने जहन में हमेशा से वो लाइन रखनी है। क्या लाइन है? अप्लाई AEIOU अपॉन, हो, इसको मिटा दो एक मिनट, अप्लाई AEIOU अपॉन डाटा 3 टू वेरीफाई EVCR, गलत लिख दी है, टू वेरीफाई EVCR या फिर कोका। तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस सेंटेंस के अंदर। पहली चीज, AEIOU को अप्लाई करो अपॉन डाटा 3, ये चीजें तो पढ़ चुके हो आप, ये तो आपको कंफर्म है। वेरीफाई करो EVCR को। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो आपको क्या बोलेगा? मुझे आप वेरीफाई वेरीफाई द कंप्लीटनेस, वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू, नहीं, रेवेन्यू फॉर मी। ये आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को अब जरा से समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी बारे में कह रहा है वो? रेवेन्यू यानी प्रॉफिट एंड लॉस। एजर्शन उसने आपको दे दिए, कोका में अंदर से सी खुद से दे दिए। मुझे भाई आप वेरीफाई करके दो कंप्लीटनेस। प्रोसीजर बनाने के लिए क्या करना है आपने? अप्लाई करना है AEIOU को अपॉन डाटा 3, कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए, EVCR वेरीफाई करनी। यानी सर्कल कैसे चलता है? प्रोसीजर उठाओगे, अप्लाई करोगे डाटा 3 के ऊपर, क्योंकि वो आपको एविडेंस वहां से मिलेगा, जो काम करना है वो आपको प्रोसीजर्स के अंदर से मिलेगा, और उसके थ्रू वेरीफाई क्या चीज करोगे आप? ये वाली चीज। या फिर ये जो भी वो एग्जामिनर पूछे, एग्जामिनर हो सकता है कोई दो एजर्शंस पूछ रहा हो आपसे, एग्जामिनर हो सकता है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे, ये ना बोले कि रेवेन्यू आप मुझे कंप्लीटनेस वेरीफाई करके दो, सिर्फ ये ना बोले। हो सकता है वो ये भी बोल दे कि वेरीफाई द रेवेन्यू फॉर मी, बस इट वेरीफाई रेवेन्यू, वेरीफाई द रेवेन्यू। बस अगर इस तरह का वो सवाल पूछ रहे हैं ना ओपन एंडेड, तो फिर आपके जहन में आना चाहिए यार, रेवेन्यू किस चीज का आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आना चाहिए? दिस इट रिलेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस से उठ गया। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या था? कोका। अब कोका की सारी चीजों के ऊपर आप प्रोसीजर बना दो। कैसे आप बनाओगे भला प्रोसीजर? अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर बनाने के ऊपर। लेट सपोज मैं रेवेन्यू के ऊपर कोई प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ इस वक्त। मैंने क्या बोला यहाँ पे, गौर से देखना है अब इसको। मैंने क्या बोला? AEIOU को डाटा 3 पे अप्लाई करो। मैं पहले AEIOU पे जाता हूँ। क्या मैं एनालिटिकल रेवेन्यू कर सकता हूँ? हाँ। पिछले साल से अगर कोई बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं यूं करूंगा, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंक्रीज आ रहा है तो मैं उसको वेरीफाई मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए। एनालिटिकल लग सकता है कैसे? मेरा प्रोसीजर अब यहाँ पे देखो, मैंने याद नहीं किया कभी प्रोसीजर जिंदगी में, लेकिन मैं अब यही टेक्निक के थ्रू बना रहा हूँ। मैंने रेवेन्यू के ऊपर पहला प्रोसीजर बनाया, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करो, एंड डिस्कस विद मैनेजमेंट इफ देयर इज
सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू वेरीफाई क्या चीज, किस चीज को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर लगा रहा हूं। अब इस प्रोसीजर में क्या करूं? अगर देखा जाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे जा रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले साल के उठा रहा हूँ, इस साल के उठा रहा हूँ, एनालिटिकल लगा रहा हूँ, यानी मैंने एनालिटिकल उठाया, अकाउंटिंग बुक्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अकाउंटिंग बुक्स कैसे होती है उस पे आया, वहां पे अप्लाई किया। एनालिटिकल में मैंने बताया ये काम करो, किस चीज को वेरीफाई करने के लिए। तीसरी चीज बताना, वेरिफिकेशन में किस चीज की करूं, ये सबसे जरूरी है। आपका प्रोसीजर तीन चीजों पे कंप्लीट हो रहा होता है। पहली चीज क्या होती है कंप्लीशन के लिए? प्रोसीजर क्या उठा रहे हो वो अपने प्रोसीजर के अंदर लिखोगे। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर्स। यहां पे जब कैलकुलेशन की तरफ मैं आ रहा हूं ना, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे लेकर आ रहा है एनालिटिकल की तरफ। मुझे लफ्ज बयान करने की अब जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाया, इस साल और पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही है भाई, अकाउंटिंग बुक्स ही है, मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए किस चीज की वेरिफिकेशन कर रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज वेरीफाई कर रहा हूँ कि कोई कट ऑफ का इशू तो नहीं, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ ना, ऑकरेंस की तरफ जा सकता हूँ। हो सकता है मैनेजमेंट ने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ रेवेन्यू को, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टू वेरीफाई अकरेंस। अकरेंस के साथ साथ इस प्रोसीजर से मेरी और क्या चीज वेरीफाई हो सकती है कि यार एक्यूरेसी, अगर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो एक्यूरेसी का भी मसला हो सकता है, वो चीज भी वेरीफाई कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे एंड एक्यूरेसी भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से प्रोसीजर बनाए जाते हैं। मैं अभी सारे प्रोसीजर्स नहीं बनाऊंगा, ये जिस तरह हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो टेक्निक्स जो यूज करेंगे वो हम लोग यही यूज कर रहे हो। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मैं कहता हूं कि यार एसेट एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एसेट की एग्जिस्टेंस के ऊपर मुझे प्रोसीजर बना के दो। क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि वेरीफाई द वैल्यू एंड एग्जिस्टेंस, नहीं बल्कि एक और क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं। क्वेश्चन मेरा आपसे है, देयर वॉज अ फायर इंसिडेंट इन फैक्ट्री, मैनेजमेंट सेज, ये फैक्ट्री लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई एफ ए सी ए, ठीक है। मैनेजमेंट सेज दैट नो machines were damaged, verify the machines, वेरीफाई करो मशीन्स को। ठीक है, अब यहां पे आप अपना प्रोसीजर कैसे बनाओ? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो रिक्वायरमेंट क्या दे रहे हैं। बात ऐसा हुआ है कि भाई हुआ ये कि एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से ऑब्वियसली मशीन्स डिस्ट्रॉय होनी चाहिए थी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती। वैल्यू का क्या मतलब है? अब वो जीरो की वैल्यू पे होती, बेशक जितनी मर्जी आपने वैल्यू पे रिकॉर्ड की हुई थी मशीन। हो सकता है मैनेजमेंट ने उसको डेप्रिशिएशन करने के बाद भी उसकी वैल्यू रिकॉर्ड की हुई होती 1000। ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज अगर आग लग गई, मशीन सारी खराब हो गई, तो फिर तो उसको डी रिकग्नाइज करना चाहिए ना मशीन को, फिर तो वो हर 1000 की नहीं चाहिए। एक ये वाला रिस्क है यहाँ पे कि वैल्यू के ऊपर खतरा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर वैल्यू खराब हो सकती है तो मशीन क्या बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, यानी ये भी एक सवाल है। ठीक है, वेरीफाई करना है मशीन्स को। अब इसमें मैं कैसे प्रोसीजर्स बना सकता हूँ? मैं अगर ऊपर आऊँ तो मैंने पढ़ा था अप्लाई AEIOU ऑन डाटा 3। सबसे पहली चीज, कोई मशीन खराब हुई है या नहीं, ये किस तरह से पता लग सकता है? खुद जाके उसको देख लो, ऐसे पता लग सकता है ना। तो मैं यहाँ पे अगर आऊँ AEIOU में, एनालिटिकल उठाता हूँ, नहीं भाई एनालिटिकल नहीं लगा सकता क्योंकि आग लगी है, एनालिटिकल की वजह से मुझे नहीं पता चल रहा है। इंक्वायरी में मैनेजमेंट से नहीं पूछूंगा कि आग लगी या नहीं, क्योंकि हमें पता चल चुका है। हाँ, उनसे ये पूछ सकते हो कि वो मशीन जली है या नहीं, ये मुझे बता दें। ठीक है, फाइनल, हाँ उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मैं ले सकता हूँ, साइन करा के, साइन करवा के मैनेजमेंट से ले सकता हूँ आग में आपकी कोई मशीन नहीं खराब हुई, ये भी मैं एक प्रोसीजर बना सकता हूँ। इंस्पेक्शन तो कर सकता हूँ ना, फिजिकली जाके AEIO में से मैं आए उठाऊं, आए अप्लाई करूं, मैं एसेट के ऊपर डाटा 3 में से एसेट के ऊपर फिजिकली इंस्पेक्ट कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन भी मेरी हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि किधर है वैल्यूएशन भी हो जाएगी, एग्जिस्टेंस भी हो जाएगी, कंप्लीटनेस भी रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी। मैं सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर करता हूँ। मेरा पहला प्रोसीजर क्या बना? फिजिकली इंस्पेक्ट the machines and to verify if the machines have been damaged, if the machines
हैव बीन डैमेज्ड। ठीक है, टू वेरीफाई क्या, टू वेरीफाई वैल्यू के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ आया वैल्यू के ऊपर इशू है। ठीक है, वैल्यू के ऊपर सबसे बड़ा इशू आ रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ये चीज पता चल रही है। ठीक है, तो फिर वहां पे मैंने क्या बोला, टू वेरीफाई द वैल्यूएशन, मैंने एजर्शन भी लिख दी है। ठीक है, आई एम सॉरी, आखिर में आके थोड़ा सा मसला बन गया, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं उसको कर रहा था। मैंने क्या प्रोसीजर बनाया कि भाई मैं फिजिकली सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में समझा कि यार कौन सी एजर्शन मैनेजमेंट की इस वक्त रिस्क पे है, एग्जिस्ट कर सकते थे एसेट, आग लगने की बात है, आग लगने की वजह से वैल्यू निल हो जाएगी एसेट्स की। क्वेश्चन इस चीज पे है कि मशीन खत्म होगी, अगर खत्म हो गई तो मशीन डी रिकग्नाइज हो जानी चाहिए, तो मसला किस चीज पे है, वैल्यूएशन पे है। तो सबसे पहला प्रोसीजर मैंने क्या बनाया कि वैल्यू को टेस्ट करने के लिए जाके क्या करो, फिजिकली इंस्पेक्ट करो। अगर कोई मशीन आग में लगी हुई हुई ना, आग से खराब होगी, तो आपको पता चल जाएगा वहां पे देख के कोई मशीन खराब है या नहीं। तो वही मैंने बताया, मैंने क्या किया कि आया उठाया यहां से, फिजिकली इंस्पेक्ट द एसेट इटसेल्फ to identify if there has been any machine that has been destroyed in the fire, to क्या, to verify the valuation। आखिरी तीन चीजों से बन के मेरा एक प्रोसीजर बना। ठीक है, अब अगर दूसरा प्रोसीजर बड़ी आसानी से मैं बनाना चाहूँ, मैं देखो, एक ऑडिटर, ये हम लोग कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, एक ऑडिटर एक डरपोक बंदा होता है, उसका काम क्या होता है कि यार कोई भी अपने ऊपर कल को लायबिलिटी नहीं लेनी। हो सकता है मैंने फिजिकली जाके इंस्पेक्ट भी कर ली तब भी मसला हो, मैं एक बड़ा आसान सा प्रोसीजर बना सकता हूँ कि भाई इंक्वायर, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट से जब आप कुछ चीज लिखा के ले लेते हो ना, तो उसको कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो मैं क्या करूंगा, acquire a written representation from the management of the company regarding that no machine has been destroyed in the fire। बस इतना प्रोसीजर बहुत है, टू वेरीफाई क्या, टू वेरीफाई द वैल्यूएशन। बस, क्या मैंने बोला, आई एक्वायर, एक्वायर द रिटन रिप्रेजेंटेशन, रेप लिख देते हो रिप्रेजेंटेशन की जगह, फ्रॉम मैनेजमेंट दैट नो मशीन्स हैव बीन destroyed in fire, to verify its valuation। अब जब हम लोग कोर्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज द लास्ट एंड फाइनल रिजॉर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर। जब आपको प्रोसीजर नहीं मिल रहे होते तब आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो। ठीक है, दिस वॉज द टॉपिक फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एक अच्छा खासा बड़ा लंबा टॉपिक है जिसको बड़ा ईजी है समझना, अगर आप इन चीज़ों पे ग्रिप ले लो अपनी। और ग्रिप कैसे आती है, प्रैक्टिस के थ्रू आती है। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आप प्रोसीजर्स बनाओगे, फिर जब पीछे से कंपेयर करोगे कुछ गलतियां निकलेंगी ऑब्वियसली, और फिर वो गलतियां दुरुस्त करोगे, आपका पेपर आगे जब पेपर देने के लिए जाओगे तो वहां पे वो गलतियां रिपीट नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, मैं फाइनल ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासेस शुरू होनी है, दोज आर फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली 20th of June 2023 से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी फॉर सितंबर अटेम्प्ट के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी डेमो के अंदर ही बता दिया कि आपको रोज़ की एक लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिला करेगा, जो मैं सुबह रिकॉर्ड कर लूँगा। आप कोई बच्चा अगर सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता है तो मोस्ट वेलकम कि वो मेरी क्लास को लाइव ज्वाइन करे, क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं पूछ ले। लेकिन मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर लेता हूँ लेक्चर्स और फिर शेयर कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर्स, जो कि दिन में किसी भी वक्त वो सुन सकते हैं। ठीक है, एक एलएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। फिर उसके बाद संडे टू संडे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसमें आप लाइव क्लास के अंदर किसी किस्म का आपको कोई इश्यू आया ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स, कोई आपको क्वेश्चन है जो चीज़ नहीं समझ आई, जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसकी नहीं समझ आई, तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो। ठीक है, अगेन एनरोलमेंट करवाने के लिए नंबर आप लिख लें, +923413438007। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इनरोलमेंट कराएं बिफोर 20th of June। जिन बच्चों का पेपर है ऑन 6th 5th of June आई थिंक बनता है, जो मंडे आ रहे हैं, काइंडली अच्छा पेपर दें। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।